हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है एकदम बेहतर होंगे और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। तो आइए इसी कड़ी में हम डेली 40 प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं हिंदी के। यूपीएसआई के लिए ये स्पेशल प्रैक्टिस सेट है, लेकिन इसके साथ ही आप सभी को यूपीपी या फिर जितने एग्जाम होते हैं जहां भी हिंदी आती है, आप सभी के लिए ये क्लास उतनी ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप सभी का कोई भी सब्जेक्ट कितना भी स्ट्रांग हो, बिना हिंदी में अच्छा किए आप सभी सफलता नहीं ले पाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखकर तो यहाँ जो हम प्रश्न करते हैं, आप सभी 35 प्लस का टारगेट रखिए। इसके साथ ही जो आपके 5 प्रश्न होते हैं, किससे होते हैं दोस्त? वो गद्यांश या पद्यांश से होते हैं। तो वो हम सभी लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कल के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा आप सभी कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? हिंदी, प्रयोग, सेवा या फिर भाषा। तो यहाँ पे आपका ये जो प्रयोग शब्द है, ये क्या है? स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है। बाकी आपके हिंदी, सेवा और भाषा जो है स्त्रीलिंग है। आज के लिए ये हमारा पहला प्रश्न है। इससे पहले 27 क्लास हो चुकी है, जिसकी आप सभी को प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट। आप सभी उस क्लास को जरूर देखिएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन सा बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है? आंखें, बहुएं, जातियां या फिर सुविजन। तो यहाँ पर जितने शब्द दिए हैं सभी बहुवचन है। अब आपको बताना है कि कौन सा बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला है। तो सुधीजन जो है आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न है आपके सामने। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताएं। तो देवबिंद होगा, देवजन होगा, देवगण होगा या फिर देवलोक। तो देव का जो बहुवचन होता है देवगण होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो 24 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया दोस्त। किस भाषा का? तो ध्यान रखेंगे दोस्त, राजभाषा का दर्जा दिया है। याद रखिएगा, राष्ट्रभाषा नहीं है। गलती से आप सभी राष्ट्रभाषा ना कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। जिस ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका स्थान क्या है? तो आपको बताना है कि जिस ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, तो उस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है बी है। वो स्वर तंत्री में मतलब जिसमें कंपन होता है, वो वर्ण क्या है आपका? ह है। क्या है? ह है। तो उसे काकल्य वर्ण कहते हैं। ध्यान रखेंगे आप सभी। कंठ किसका उच्चारण स्थान है? तो क वर्ग में जितने भी होते हैं, क ख ग घ अंगा, ये सभी इनका उच्चारण स्थान कंठ है। मूर्धन्य का पूछे तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। इसे भी आप सभी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसमें निरुपसर्ग नहीं है? निर्बल, निर्वाह, निःशेष, निर्देश। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, इसमें क्या है कि उपसर्ग निरुपसर्ग नहीं है। तो ये आपका उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है? करण कारक है, संप्रदान कारक है, अधिकरण कारक है या फिर अपादान। तो कारक के कितने भेद होते हैं दोस्त? 8 भेद होते हैं। तो आपको बताना है कि मुझसे अलग रहता है। तो जहां पर भी अलगाव की बात हो तो वहां पर क्या होता है? अपादान कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम के भेद पूछे कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और एक होता है संबंधवाचक। अगर आपसे पूछे मूल सर्वनाम की संख्या पूछे या पूछे मूल सर्वनाम कितने होते हैं दोस्त? तो 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैं, तू,
आप, यह, वह, जो, जो, कोई, कौन, क्या और कुछ। ये होते हैं 11 मूल सर्वनाम। तो इन्हें आप याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। तो मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कौन सा कारक सर्वनाम है? तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है आपका। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका कि शरद पगारे को किस कृति के लिए व्यास सम्मान मिला? महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाटलिपुत्र की सामग्री, कागज की नाव, विश्रामपुर का संत या फिर न भूतो न भविष्यत। तो न भूतो न भविष्यत ये जो रचना है किसकी है दोस्त? तो नरेंद्र कोहली की है। किसकी है? नरेंद्र कोहली। इन्हें 2012 में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। याद रखेंगे आप सभी। अगर व्यास सम्मान के बारे में पूछे कि मतलब कई कौन देता है इसे, तो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 1991 से इसका स्टार्ट हुआ था। और अगर ये पूछता है कि साहित्य के क्षेत्र में ये सबसे दूसरा मतलब कि ज्ञानपीठ के बाद दूसरा बड़ा पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में। इसे भी याद रखेंगे आप सभी। तो विश्रामपुर का संत ये किसकी रचना है? तो ये श्रीलाल शुक्ल की है। श्रीलाल शुक्ल की है। इन्हें 1999 में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। याद रखेंगे, विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल की रचना है। 1999 में इन्हें व्यास सम्मान मिला है। कागज की नाव किसकी रचना है? तो ये नासिरा शर्मा की है। नासिरा शर्मा की। इन्हें 2019 में व्यास सम्मान मिला है। तो याद रखेंगे, शरद पगारे की कृति कौन सी है? पाटलिपुत्र है। इन्हें कब मिला था? तो 2020 में व्यास सम्मान मिला था। यहाँ से आपके कई प्रश्न तैयार होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। पाटलिपुत्र की सामग्री किसकी रचना है? तो शरद पगारे की है। इन्हें 2020 में व्यास सम्मान मिला। कागज की नाव नासिरा शर्मा की है। इन्हें 2019 में व्यास सम्मान मिला है। विश्रामपुर का संत ये श्रीलाल शुक्ल की रचना है। इन्हें 1999 में व्यास सम्मान मिला है। ना भूतो ना भविष्यत नरेंद्र कोहली की है। इन्हें 2012 में व्यास सम्मान मिला है। और साहित्य के क्षेत्र में ये दूसरा बड़ा पुरस्कार है। पहला जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो ध्यान रखेंगे सभी प्रश्न आप सभी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन है? तो गुरु शब्द का स्त्रीलिंग बताइए क्या होगा? गुरुवती होगा, गुरुनी होगा, गुरुआइन होगा या फिर गुरुआनी होगा। तो गुरु शब्द का स्त्रीलिंग जो होगा गुरुआइन होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश पर आदेश कौन देते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीएस में भी आ सकता है ये प्रश्न। तो भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या फिर भारत के गृह मंत्री। तो संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश जो है भारत के राष्ट्रपति देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या पूछे कितनी है? 4 है। अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर की मूल दीर्घ पूछे अगर तो 3 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। अगर केवल दिया है दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है तो 7 होते हैं आपका, ए, ऐ, ओ और ओ होता है और एक होता है औ। तो ध्यान रखेंगे आप सभी, मूल दीर्घ पूछे तो सिर्फ 3 होते हैं, सिर्फ दीर्घ लिखा है तो वहां 7 होगा। ये चारों चले जाते हैं तब संयुक्त व्यंजन में। और प्लुत स्वर क्या होता है? उसी जैसे मान लीजिए राम, आप देर तक खींच कर बोलते हैं ना तो उसे बोलते हैं प्लुत स्वर। तो ध्यान रखेंगे आप सभी ने। चलिए अगला प्रश्न है साहित्य से, कानन कुसुम के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, राम नरेश त्रिपाठी है या फिर सुमित्रानंदन पंत है।
तो पंत की रचनाएँ अगर देखा जाए तो इनकी रचना है कला और बूढ़ा चाँद, कला और बूढ़ा चाँद, बूढ़ा चाँद, वीणा, पल्लव, ये एग्ज़ाम में बार-बार पूछी जाने वाली रचनाएँ हैं इनकी। तो ध्यान रखेंगे आप सभी ने, ये किसकी रचना है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएँ हैं। तो आपको बताना है कानन कुसुम किसकी रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके साथ ही जयशंकर प्रसाद की एक रचना है जो अभी एग्ज़ाम में बार-बार पूछी जा रही है, जन्मेजय का नागयज्ञ, जन्मेजय का नागयज्ञ। ये अभी हाल-फिलहाल के एग्ज़ाम में पूछी गई है रचनाएँ और इसके साथ ही इनकी जो रचनाएँ हैं कामायनी, झरना, आँसू, लहर, ये तो आप सभी को अच्छे से याद हो गया होगा। अगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं की बात की जाए, तो इनकी रचना है परिमल, परिमल, गीतिका, गीतिका, अनामिका और एक इनकी रचना है अणिमा, जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अणिमा, नए पत्ते, नए पत्ते। अगला प्रश्न है आपका अथ का विलोम शब्द क्या है? तो ये इजी प्रश्न है। तो अथ का विलोम जो है आपका इति होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका संज्ञा से। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर जातिवाचक? तो अगर बात करें पर्वत की, पर्वत, तो यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या होगी दोस्त? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हिमालय पर्वत की बात किया गया है, तो यहाँ पर आपका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए अगले प्रश्न पर। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध भूत या फिर सामान्य भविष्य? तो क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो तो उसे क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तर है आपका। अगला रचना है साहित्य से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? मृगनयनी है, ग्रह राक्षस है, मैला आंचल है या फिर मधुशाला? तो मधुशाला पूछे किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की है। हरिवंश राय बच्चन की। हालावाद के प्रवर्तक पूछे कौन है? तो वो भी हरिवंश राय बच्चन है। याद रखेंगे आप सभी। मृगनयनी किसकी रचना है? तो ये वृंदालाल वर्मा की रचना है। किसकी है दोस्त? वृंदालाल वर्मा की। वृंदालाल वर्मा की। मुद्रा राक्षस पूछे आपकी ये किसकी रचना है? तो ये विशाख दत्त की रचना है। विशाख दत्त की। ये प्रश्न जो है जीएस में भी पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे आप सभी। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना, तो आपका ये मैला आंचल हो जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस कवि को मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को, महादेवी वर्मा को, मैथिली शरण गुप्त को या फिर सुमित्रानंदन पंत को? तो पंत की रचनाएं अगर देखी जाए तो क्या है? कला और बूढ़ा चांद, और बूढ़ा चांद, ये वो रचनाएं हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो उन्हें आप सभी अच्छे से याद रखा करिए। चिदम्बरा, चिदम्बरा और इनकी एक रचना है पल्लव। ये तीनों एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो हिंदी साहित्य का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो माखनलाल चतुर्वेदी को। इन्हें 1955 में इनकी रचना जो है हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी के लिए मिला था। याद रखेंगे दोस्त। इनकी एक रचना है हिम किरीटनी, वो भी महत्वपूर्ण है। महादेवी वर्मा की बात की जाए तो इन्हें यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। याद रखेंगे आप सभी। मैथिली शरण गुप्त की बात की जाए तो इनकी रचना है साकेत, साकेत, जयद्रथ वध, जयद्रथ वध, भारत भारती, भारत भारती और एक रचना है इनकी पंचवटी, पंचवटी, यशोधरा,
ये वो रचनाएँ हैं जो कि बार-बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका विलोम शब्द से, तो शुष्क का विलोम क्या होता है? तो शुष्क का विलोम जो है आर्द्र होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका यह कुत्ता मेरा है। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। तो विशेषण के प्रकार पूछे तो 4 होते हैं, गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। तो अब आपको बताना है कि यह कुत्ता मेरा है, यह किस प्रकार का विशेषण है? तो यह जो है सार्वनामिक विशेषण है। चलिए अगला प्रश्न है आपका रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा? तो इसका भाववाच्य में रूपांतरण जो होगा रोगी से चला नहीं जाता। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही विकल्प हो जाता है। अगला प्रश्न है साहित्य से है, महत्वपूर्ण है। मनु भंडारी की कौन सी कृति उपन्यास और नाटक दोनों है? तो मनु भंडारी की जो महाभोज कृति है ये उपन्यास और नाटक दोनों है। याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे विस्मय में किस प्रकार का स्थायी भाव है? करुण रस है, भयानक है, हास्य या फिर अद्भुत? तो विस्मय में किस रस का स्थायी भाव है? तो ये जो अद्भुत रस है उसका स्थायी भाव आपका क्या हो जाता है? विस्मय हो जाता है। करुण रस का स्थायी भाव पूछे क्या होता है? तो ये आपका शोक होता है। क्या होता है दोस्त? शोक होता है। भयानक रस का पूछे तो भय होता है इसका स्थायी भाव। हास्य रस का हास होता है। तो चारों को आप सभी अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन करें। भंवरा, आंवला, उपालंब, सुई। तो उपालंब शब्द जो है आपका ये तत्सम है। भंवरा आपका तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? तो भ्रमर होगा। आंवला आपका तद्भव है। इसका तत्सम होगा आम्रलक। आम्रलक। तो ध्यान रखेंगे तीनों को आप सभी। चलिए अगला प्रश्न मुहावरे से है, तो इनमें से गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है? गाल फैलाना, डींग हाँकना, थप्पड़ मारना या फिर गीत गाना। गाल बजाना का अर्थ होता है कि जो बड़ी बड़ी बातें लंबी लंबी फेंकता है तो उसे क्या बोलते हैं? डींग हाँकना। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है राज दरबार में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय। तो कर्मधारय समास जो होती हैं इनका जो पहला पद होता है विशेषण विशेष्य होते हैं इनके पद या फिर उपमेय उपमान होते हैं। अव्ययी भाव क्या होता है? उपसर्ग होता है या फिर अव्यय लगा हुआ होता है। बहुव्रीहि समास क्या होते हैं? जो पर्यायवाची के शब्द हैं वही बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। तो आपका राज दरबार में कौन सा समास है? तो आपका तत्पुरुष समास है। यहाँ पर प्रथम पद गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। तो जिस पंक्ति या पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो जिस पंक्ति में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ में अंतर होता है तो वहां पर लाटानुप्रास होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्त संधि से, तो वधुर्मी का संधि विच्छेद क्या है? तो सबसे पहले आप बताइए कि वधुर्मी में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। तो वधुर्मी का संधि विच्छेद आपका वधु धन उर्मी होगा। उर्मी में बड़ा ऊ होगा, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है किस वाक्य में कर्म कारक है? छात्र छत पर बैठे हैं, तो यहाँ आपका कौन सा कारक है? तो यहाँ आपका दोस्त अपादान कारक है। नहीं अपादान नहीं दोस्त, संप्रदान होगा। छात्र छत पर बैठे हैं तो यहाँ पर संप्रदान कारक है। जहां पर अलगाव होता है वहां अपादान होता है। तो आपको बताने हैं लड़का पत्थर फेंकता है, इसमें कारक बताने हैं कि क्या होगा। तो लड़का पत्थर फेंकता है यहाँ पर आप सभी का कर्म कारक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका उत्तर हो जाता है। माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? रौद्र रस में, वीर रस में, श्रृंगार रस में या फिर करुण रस में? तो माधुर्य रस जो है गुण जो है वीर रस में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है डैश डैश यह पंक्ति यमक अलंकार का
भेद है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, या फिर चरण कमल बंदो हरिराई, देखिए फूल सी बच्ची। तो तरन तनुजा तट तमाल यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति है तो आपका अनुप्रास अलंकार है। जहां पर वर्ण की आवृत्ति होती है वहां क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ आपका क्या है दोस्त, तो रूपक अलंकार है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, यहाँ आपका यमक अलंकार है। जहां पर शब्द की आवृत्ति हो वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार। जहां वर्ण की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है। मारुति, तो ये हनुमान का पर्यायवाची है, हनुमान का। कृषाणु और हुतासन जो है ये अग्नि के पर्यायवाची हैं, अग्नि के। आदित्य जो है ये आपका सूर्य के पर्यायवाची है। इसके साथ ही दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, अरुण, ये सब क्या है, सूर्य के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर आप प्रश्न करिए सकर्मक। सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है, तो सकर्मक क्रिया में जो प्रभाव पड़ता है वो कर्म पे पड़ता है। अगर अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है, तो इनमें से किसी में नहीं पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा। यहाँ पर देखिए दोस्त कि संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा, तो इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध कर रही है, सामान्य भविष्य, सामान्य भूत, संभाव्य भविष्य, या फिर अपूर्ण वर्तमान। तो यहाँ पर आपके सामान्य भविष्य की बात कर रही है कि संभव है कि कल हमारा परिणाम आए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, आचार्य भरत के किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या पूछे तो 8 होते हैं। हिंदी में रस पूछे कितने होते हैं दोस्त, तो 9 होते हैं। और अपभ्रंश में आपका अगर पूछता है, अपभ्रंश में रस की संख्या तो 10 होती है। संस्कृत में रस पूछे, संस्कृत में, तो इनकी संख्या 11 होती है। याद रखेंगे आप सभी। और आचार्य भरत के अनुसार हास्य रस को मतलब सर्वाधिक सुखात्मक रस माना गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त व्यंजन की संख्या है। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या जो है आपकी 25 है। ये जो क वर्ग के होते हैं ना, क ख ग घ अंगा, ये च वर्ग के पांचों वर्ण, ट वर्ग के, त वर्ग के और प वर्ग के, तो इनकी संख्या कितनी हुई दोस्त, 25 हो गई। याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठाक ना हो के लिए एक शब्द क्या है। तो ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठाक ना हो उसे कहते हैं आकाश वृत्ति। क्या कहते हैं दोस्त, तो आकाश वृत्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां कौन सा समास होता है। तो वहां दोस्त बहुव्रीहि समास होता है। याद रखेंगे, कर्मधारय समास में क्या होता है, उपमेय या उपमान होते हैं या विशेषण विशेष्य होते हैं। और द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान। तत्पुरुष समास में प्रथम पद क्या होता है, गौड़ होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर के प्रकार। ओष्ठ प्रयोग कहे या फिर ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद पूछे कितने होते हैं दो, तो 2 होते हैं। वृत्तमुखी, वृत्तमुखी, और दूसरा होता है आवृत्तमुखी, आवृत्तिमुखी। तो दोनों को आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका वर्तनी से, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो वर्तनी, एक वर्तनी से शुद्ध आती है शुद्ध अशुद्ध, एक वाक्य से शुद्ध अशुद्ध आती है। तो दोनों को आप सभी ध्यान रखिएगा। तो आपको शुद्ध वर्तनी बताना है, तो यहाँ पर रचयिता जो है आपका ये शुद्ध वर्तनी है, बाकी तीनों के ऑप्शन आपके गलत हैं। अगला प्रश्न है, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। तो हड़ौती बोली ये राजस्थान में बोली जाती है दोस्त, राजस्थान। इसका राइट आंसर डी हो जाता है। 40 में से कितने प्रश्नों को आपने सही किया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी, क्लास को शेयर कर दीजिएगा, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और आज के लिए ये प्रश्न है आपका, आवर्तक का सही विलोम क्या है, इसका आंसर आप देंगे। कल क्लास से पहले इसका आंसर देखेंगे, फिर हम सब 40 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।